हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग अपने पुराने वाले जो टॉपिक को चालू किए थे स्प्लिटिंग्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसी को आगे बढ़ते हुए आगे हम लोग का नेक्स्ट उसी में अगला टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस ML4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये हमारा कोऑर्डिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग जानते हैं इसी से हम लोग का क्वेश्चन आता है। याद होगा लास्ट टाइम पे मैंने जब बताया था तो मैंने डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था। डी ऑर्बिटल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सियल एक नॉन एक्सियल। याद होगा मैंने बताया था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हम लोग जानते हैं सारे डी ऑर्बिटल्स को कौन कौन होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हम लोग ने बोला था ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हमारा एक्सियल होता है जिसके बारे में डिटेल में हम लोग ने शेप और उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताया था। यहाँ मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक्सियल कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे कौन से थे, एक्सियल हुआ करते हैं। और नॉन एक्सियल कौन होते हैं, जो एक्सिस पे नहीं होते हैं, जो एक्सिस पे नहीं होते हैं वो नॉन एक्सियल होते हैं। कौन कौन है हमारे पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये हमारे तीन क्या होते हैं, नॉन एक्सियल, और एक क्या होता है दो हमारे क्या होते हैं, एक्सियल। टोटल 5 डी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से 2 एक्सियल हो जाते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और 3 नॉन एक्सियल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक, ये हमें थोड़ा सा बताना था। और याद होगा लास्ट टाइम पे ऑक्टाहेड्रल हम लोग पढ़े थे। ऑक्टाहेड्रल में क्या था कि हमारे 5 पहले ग्राउंड स्टेट पे थे जिससे वो पहले एक्साइट होते हैं, और उसके बाद 2 ऑर्बिटल एक्सियल वाले जो होते हैं वो एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और 3 की एनर्जी घट जाती है जो कि लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। ये हम लोग ने पढ़ा था। इसकी पूरी कहानी हम लोग ने फर्स्ट वाले वीडियो में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए। थोड़ा बहुत उसको समझने के बाद इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कीजिए और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल में मैंने समझाया किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ मैं चालू कर रहा हूँ अपनी टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग। देखिए इसको मैं मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दे रहा हूँ। एक साइड में इसकी थ्योरी बता दूंगा किस तरीके से ये स्प्लिट होता है, किस तरीके से ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और फिर उसके बाद किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो कहानी यहाँ बताऊंगा, और उसकी स्प्लिटिंग डायग्राम मैं यहाँ क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कोई भी ऑर्बिटल होता है वो हमेशा पहले तो अपने ग्राउंड स्टेट में होता है। हमेशा सबसे पहले हमेशा कहाँ पे होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। तो हम लोग जानते हैं डी ऑर्बिटल के पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, वो पांचों हमारे मान के चलते हैं हम लोग ये ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है। ग्राउंड स्टेट को ही हम लोग कहते हैं फ्री आयन मतलब आराम से उसी में बैठा हुआ है, फ्री आयन स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब ये ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पे जो डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं DGS मतलब डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये आराम से बैठा होता है। ठीक, अब हमें इसको समझाने के लिए मुझे आगे अपनी थ्योरी चालू करनी है। ये तो स्प्लिटिंग डायग्राम मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग डायग्राम बनाऊंगा, स्प्लिटिंग डायग्राम। ठीक है, किसका, टेट्राहेड्रल का। ठीक है, स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल। अब मैं यहाँ थ्योरी बताता हूँ। देखिए टेट्राहेड्रल को अगर हमें समझना है तो हमें एक क्यूब को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्यूब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आप लोग को मालूम होगा कि जो टेट्राहेड्रल होता है उसका शेप वगैरह तो आपको मालूम होगा, वो नॉन प्लेनर होता है। आपको मालूम होगा टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर है। मैं यहाँ बना देता हूँ। टेट्राहेड्रल को अगर किसी को शेप मालूम है तो याद होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, याद है ना, ML4 टाइप। 4 हमारे इसके बॉन्ड्स होते हैं। अगर मैं बॉन्ड के टर्म में बात करता हूँ तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, और नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने क्यूब बनाया है। अब मैं ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स को मैं मान लेता हूँ, मेरे पास कोई एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ML4 टाइप का, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे सेंटर में हमेशा हम लोग किसको रखते हैं, मेटल को। सबसे सेंटर में हमेशा किसको रखते हैं, मेटल को। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल के 4 साइड्स होते हैं, 4 लिगेंड उसको मेटल को लाइगेट करेंगे, और उन चारों मेटल को मैं 4 कॉर्नर पे क्यूब के दिखाऊंगा, और वो सारे के सारे कॉर्नर्स कैसे होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं कॉर्नर ये चुनता हूँ, ठीक है, ये क्या है, लिगेंड्स हैं। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, लिगेंड लिख दे रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, ये मेरा एक लिगेंड है, इसने इस कॉर्नर से मेटल को लाइगेट किया है, तो इसका अल्टरनेट कॉर्नर कौन सा होगा, इसको छोड़ना है, इससे टच ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, इन तीनों को छोड़ के अगला कौन सा बचा, ये। तो एक लिगेंड यहाँ से लाइगेट कर रहा होगा। अब इसका अल्टरनेट इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है और पीछे छोड़ना है, तो ये वाला हुआ।
तो एक लिगेंड यहाँ से लाइगेट कर रहा होगा और कौन सा कॉर्नर बच गया ये, तो एक लिगेंड यहाँ से लाइगेट कर रहा होगा। मेरे ख्याल से आपको एक टेट्राहेड्रल शेप दिखता हुआ नजर आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए एक टेट्राहेड्रल शेप नजर आ रहा है, एक मेटल 4 लिगेंड को बड़ी आराम से यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेटल का डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स के अपने कुछ लोब्स होंगे, मैं उन लोब्स को भी यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास एक ही स्केच है, थोड़ा सा इसको देखने कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये ठीक है, ये मैंने मेटल्स के कुछ डी ऑर्बिटल्स के लोब्स बना दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। अब हम लोग को ध्यान से देखिए, अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक फेस है, फेस दिख रहा है क्यूब का, ये फेज है हमारा, एक फेज ये है, एक फेज ऊपर से आपको दिख रहा होगा, एक फेज नीचे से आपको दिख रहा होगा, तो आपको ये 4 फेज दिख रहे हैं, ठीक है। और हमारा ये हमारे फेस दिख रहा है, और फेस को अगर बात करें एक तरीके से मैं एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको वाई मानता हूँ तो ये एक्स एक्सिस है, मतलब जो मेरे फेस है मैं उसको एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हम लोग को शुरू में मालूम है कि जब लिगेंड से मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो चारों तरफ से करते हैं, चारों तरफ से, मतलब अगर शुरुआत में मेटल ऐसे बैठा है, जब लिगेंड इसके, अभी तो मैंने इसको एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाया था, तो अभी तो मैंने दिखाया था, लेकिन जब लिगेंड 4 आते हैं तो इस तरीके से आते हैं, जिस तरीके से लगता है कि इन्होंने एक स्फेरिकल फील्ड बना दी है मेटल के चारों ओर, जिससे मेटल को लगता है मेरे पास जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो चारों तरफ से आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से। पहले तो मेटल बड़ी आराम से, ये देखिए पहले मेटल अपना ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ था, ये रहा मेटल, ठीक है, बड़ी आराम से ग्राउंड स्टेट में बैठा था। 5 के 5 इसके ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब होता है सब सारे के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ये बड़ी आराम से बैठे थे। फिर क्या किया, 4 लिगेंड ने क्या किया, इसके सामने एक स्फेरिकल फील्ड क्रिएट कर दी, एक स्फेरिकल फील्ड क्रिएट कर दी, इसको अब फील्ड स्ट्रेंथ मिलने लगी, जिसकी वजह से ये एक्साइट हो गया। जैसे इसने स्फेरिकल फील्ड क्रिएट कर दी मेटल के चारों ओर, तो इसको एक्साइट कर दिया, किसको, मेटल के डी ऑर्बिटल को। तुरंत ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जैसे इसको स्फेरिकल फील्ड दिख जाती है, जैसे इसको स्फेरिकल फील्ड दिख जाती है तुरंत ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कैसे चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और इस जगह पे आने के बाद इसके पास जो डी ऑर्बिटल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डीईएस, मतलब डी ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग को मालूम है कि स्फेरिकल में तो होगा नहीं, अब पहले थोड़ा सा स्फेरिकल फील्ड बना के थोड़ा सामने आया, अब और सामने आएगा, अब और सामने आएगा, तो असलियत खुल जाएगी। मीन्स कि इसने बताया कि ये स्फेरिकल फील्ड है, लेकिन ये स्फेरिकल फील्ड नहीं था। एक तरीके से इसने क्या किया था, इसने टेट्राहेड्रली अपने आप को लाने की कोशिश की थी। दूर से देखा था तो स्फेरिकल नजर आया, लेकिन सामने आते आते टेट्राहेड्रल लग गया, और वो टेट्राहेड्रल वापिस इसकी तरफ आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और सही कर दे रहा हूं, ठीक है। दूर से देखा था वो लग रहा था, लेकिन सामने आते आते पता ये चला कि ये स्फेरिकल नहीं होके एक तरीके से टेट्राहेड्रली शेप में आया था, जिसको हम लोग ने मेटल को बनाया था कि एक फेज यहाँ से था, एक फेज यहाँ से था, एक यहाँ था, एक यहाँ से था। इन चारों तरफ से एक लिगेंड ने अप्रोच किया था इसकी तरफ। अब होता क्या है, जो इसका लोब होगा, ठीक है, वो सारे लोब्स को मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहे। अब देखिए अगर मैं लोब बताऊं, एक लोब ये है, इसका दिख रहा है, ये वाला, ये सारे लोब्स हैं, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं कलर कर रहा हूं, एक को कर रहा हूं, दिखाना है। अब देखिए ये मेरी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो ये वाली साइड क्या हुई, नॉन एक्सियल साइड हुई। कैसी साइड हुई, नॉन एक्सियल साइड्स, या नॉन एक्सिस बोल दें या नॉन एक्सियल साइड बोल दें। नॉन एक्सियल का मतलब यहाँ पे कोई एक्सिस का कोई प्रभाव नहीं है, नॉन एक्सियल साइड है। और नॉन एक्सियल साइड जो हमारा डी ऑर्बिटल आएगा वो कैसा आएगा, नॉन एक्सियल साइड। अब देखिए ये मेटल का लोब और ये लिगेंड, मेटल के लोब के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन सामने से आ रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा। और हम लोग जानते हैं जब भी रिपल्शन क्रिएट होता है एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। तुरंत यहाँ पे देखिए लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन और मेटल के लोब का इलेक्ट्रॉन सामने से आए, रिपल्शन किए और एनर्जी इंक्रीज हो गई। और किसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की। किसकी, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की। अगर मैं बात करूं मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल थे,
पांचों ऑर्बिटल को मैंने नाम लिख दिया। अब मेरी एनर्जी किसकी इंक्रीज हुई है, नॉन एक्सियल वालों की, क्योंकि जो नॉन एक्सियल थे उनके लोब के उनके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन सामने आ गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट हुआ, और रिपल्शन क्रिएट होने के कारण एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मानता हूं, जिसका नाम हम लोग क्या रखे थे, बैरी सेंटर, तो एनर्जी इंक्रीज होगी अपने रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो किसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, नॉन एक्सियल वालों की। और नॉन एक्सियल कितने होते हैं, 3, तो तीनों ने अपनी एनर्जी गेन कर ली। इसी तरह से अब जो एक्सियल होंगे उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि उनका जो फेस है वो हमारा एक्सियल साइड में फेस है, और एक्सियल साइड फेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, जिसके कारण उनमें कम रिपल्शन लगेगा, या उनको अट्रैक्शन बोल दें। अट्रैक्शन जब भी होता है एनर्जी डिक्रीज होती है। तो दो हमारे एक्सियल वाले जिनके पास लिगेंड सामने से अप्रोच नहीं कर पाए थे उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, और जो नॉन एक्सियल होते हैं जिनके सामने से लोब्स आ जाते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब ये हम लोग ने स्प्लिट कर दिया। पहले क्या हुआ, इस आराम से मेटल डी ऑर्बिटल आराम से ग्राउंड स्टेट में बैठा था, जैसे उसको स्फेरिकल फील्ड लालच दिया किसने, लिगेंड ने, तो उसने क्या कर लिया, अपने आप को एक्साइट कर लिया। जैसे एक्साइट किया, फिर ये लिगेंड बताया कि हम तो स्फेरिकल थे ही नहीं, मजाक किया हमने। और मजाक ऐसा किया कि उनकी स्प्लिटिंग हो गई। किस तरीके से स्प्लिटिंग हो गई, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी होती है टेट्राहेड्रल में, क्रिस्टल फील्ड में टेट्राहेड्रल की Ml4 टाइप के कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसके बारे में डिटेल में स्प्लिटिंग डायग्राम के आगे मैं बात करता हूँ, इन सब की अब मुझे जरूरत नहीं है। बस अब हम लोग इसको एंड करते हैं वीडियो को, बस इसके डायग्राम को और इसके थोड़े से टर्मिनोलॉजीज को हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग ने क्या लिखा था, हम लोग ने ये लिखा था कि हमारा पहले डी ऑर्बिटल पर आराम से ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ था, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में थे। हम लोग ने जिसको DGS नाम दिया था, ठीक है। बड़े आराम से हमारा ग्राउंड स्टेट में सारे के सारे डी ऑर्बिटल डी जनरेट बैठे थे। जैसे एक्साइटेड स्टेट में गया, पहले स्फेरिकल फील्ड आई थी, ध्यान होगा यहाँ पे क्या थी, स्फेरिकल फील्ड थी। स्फेरिकल फील्ड ला के तो इसको क्या किया था, एक्साइट करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जैसे आया स्फेरिकल फील्ड लेके, तो वहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल अभी भी हमारे डी जनरेट है। डी जनरेट अभी भी क्रिएट है। जिनको नहीं मालूम डी जनरेट क्या होता है, डी जनरेट का मतलब होता है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स, अच्छा यहाँ हम बात करें डी जनरेट ऑर्बिटल्स की, तो सारे के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होना, ठीक। अब हम लोग ने इसको क्या माना था, एक बैरी सेंटर माना था। बैरी सेंटर का मतलब क्या होता है कि एक रेफरेंस लाइन मान लो जो इनकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में, उस एनर्जी लेवल को, उस एनर्जी लेवल के हिसाब से हमारे 3 ऑर्बिटल्स ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली का मतलब 3, डीजनरेट का मतलब वही सेम सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो 3 सेट ऑफ एनर्जी लेवल जो नॉन एक्सियल थे वो हमारे एनर्जी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या क्रिएट होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण एनर्जी इंक्रीज होती है। ऐसे ही हमारे 2 और थे जिनकी एनर्जी घट जाती है, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वाले, dx² - y² और dz²। अब हम लोग जानते हैं ट्रिपली को हम लोग T बोलते हैं, और यहाँ लगाते हैं 2 हमारा रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक को, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ रिप्रेजेंट करता है E को, ठीक है। अब हम लोग याद होगा ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं T2G और EG, T2G और EG, लेकिन यहाँ G नहीं लगता है। G का मतलब क्या होता है, जीरेड। मैं बता दूं G का मतलब क्या होता है, जीरेड। याद होगा आपको, G का बोलते हैं हम लोग जीरेड। ये बॉन्डिंग का 11th का है। जीरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर जिसके पास प्रेजेंट होगी वो हमारा जीरेड होगा। तो हमारा टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जिसके कारण जीरेड नहीं होता है, तो हम लोग जी नहीं लगाते, बस इतना। अब हम लोग जानते हैं जो स्प्लिटिंग हुई है उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा टी। डेल्टा मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी, टी मतलब टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स थे जिनमें डेल्टा टी के हिसाब से अगर स्प्लिटिंग हुई है तो 3 ऑर्बिटल ने अपनी इतनी एनर्जी ली है, तो बची इनके पास कितनी एनर्जी है, प्लस का 2/5 डेल्टा टी। टोटल 5 एनर्जी में से 3 इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, तो इनकी बची कितनी, 2 की। और प्लस साइन इंडिकेट करता है कि इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, ठीक है। और इनके पास कितनी बचती है, आप मालूम होगा आप लोग को, -3/5 डेल्टा टी। 2 इनके पास थे, बची कितनी, 3। 5 में से ऑक्यूपाई कितनी की, 2 ने, बची कितनी, 3। और माइनस साइन इंडिकेट करता है इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप आई होप पूरा डिटेल में आप मिल गया होगा, आपके सामने ये पूरी चीज है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज यूज हुई है मैं उनको लिख दे रहा हूँ। डेल्टा टी का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। अच्छा, यहाँ टी का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट
ऑर्बिटल, ठीक है। और ई का मतलब होता है डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग डायग्राम है। आई होप ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। आगे इसके नेक्स्ट सारी की सारी चीज़ें, कैलकुलेशन, फॉर्मुलेज, किस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी में, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके, T2G और EG के टर्म्स में। आई होप मालूम होगा, मुझे मालूम है शायद आप लोग को ये याद होगा, उसको मैं दोबारा यहाँ रिवाइज कर दूंगा। और CFSC की एक कैलकुलेशन बचती है, उसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये ढंग से क्लियर हुआ होगा और मेरे ख्याल से आपको ताज़ा रिवीजन भी हो गया होगा बहुत अच्छे से। और ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड अटैम्प्ट और आगे के लिए आपको। और जैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करवाइए और सब्सक्राइब भी जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।